डियर ऑल, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि अगर आपने HR स्पेशलाइजेशन लिया है तो फिर उसको समझने की ज़रूरत आपको है। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी एक ब्रीफ समरी। एक और किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, मतलब एम्प्लॉयर्स हैं, और दूसरी ओर वर्कर है, एम्प्लॉई है। दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन को लेकर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू पर कन्फ्लिक्ट होता रहता है। वर्कर्स के अपने डिमांड है, मैनेजमेंट जो है उसके अपने टर्म एंड कंडीशन है। अक्सर ये जो कन्फ्लिक्ट है बढ़ जाए अगर, तो फिर स्ट्राइक, लॉकआउट, पिकेटिंग, घेराव की तरह हमारे सामने इसका आउटकम नज़र आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिवेंटिव मशीनरी है, प्रिवेंटिव मेजर है। ये एक बचाव का उपाय है ताकि किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट अराइज ना हो। ये तो रही बात कलेक्टिव बार्गेनिंग की, जहाँ वर्कर्स अपने सारे डिमांड को लिस्ट बनाते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड, और एक और मैनेजमेंट भी अपने डिमांड्स की लिस्ट बनाता है और फिर टेबल पर बैठकर आराम से, क्योंकि वर्कर की बार्गेनिंग पावर, मोल भाव, सौदेबाजी करने की क्षमता जो है वो वीक होती है, वीक बार्गेनिंग पावर होता है, इसलिए वर्कर्स अपना यूनियन बना लेते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही यूनियन सिस्टम डेवलप होने लगा इंडिया में, एम्प्लॉयर्स को भी ज़रूरत पड़ी कि उनका भी अपना एक यूनियन हो। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर दोनों के ही यूनियन होते हैं, जिसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव टीम बनता है। वो अपनी बातों को टेबल पर रखते हैं, जो सारे अन्य लोग जितने एम्प्लॉय हैं और बाकी एम्प्लॉयर सभी से डिस्कस करके लिस्ट बनाया जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी वीडियो जो है चैनल पर आ चुका है, आप देख लेंगे। आज मैं बात करती हूँ बार्गेनिंग थ्योरीज को लेकर के। वैसे बार्गेनिंग थ्योरीज अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे लिस्ट हैं। कुछ ऐसी भी थ्योरी हैं जो बुक में मेंशन नहीं है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको उसको बताऊंगी। मगर एक एक करके सारी थ्योरी पर हम डिस्कशन करेंगे, नहीं तो ये इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और बहुत मोनोटोनस हो जाएगा और एक समय आपको लगेगा कि बस ऊपर से फ्लो में गुजर रहा है। आज जो हम बार्गेनिंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं वही बार्गेनिंग मॉडल भी है, और इसकी जो रूट है, इसकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं सोशल साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो जितनी भी बार्गेनिंग की थ्योरीज वगैरह हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोशल साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। सौदेबाजी, बार्गेनिंग करना, निगोसिएशन करना टेबल पर, ये उतना आसान नहीं है। ये एक कम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये कम्प्लेक्स टूल है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब वर्कर्स अपने डिमांड को रख रहे हैं मैनेजमेंट के सामने, मैनेजमेंट अपनी बातों को रख रहा है, तो फिर दोनों को ही थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, टिल्ट होना पड़ेगा। और जहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है उसी जगह पर एक एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है, और फिर उसी एग्रीमेंट को वर्कर्स भी मानते हैं, मैनेजमेंट भी मानता है। आज जो पहला मॉडल हम पढ़ेंगे वो है वॉल्टन एंड मैककर्सी की थ्योरी। वॉल्टन एंड मैककर्सन की थ्योरी जो है वो एक बुक में है, मेंशन्ड है, अ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लेबर नेगोशिएशन। 1965 में एक बुक आई थी, उसमें उसके ऑथर भी रहे हैं रिचर्ड ई वॉल्टन एंड रॉबर्ट बी मैककर्सी। ये जो बुक आई है उसमें वॉल्टन एंड मैककर्सी की थ्योरी हम पढ़ते हैं। ये जो थ्योरी है वॉल्टन एंड मैककर्सी की थ्योरी, इसको हम बिहेवियरल थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। तो आज एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कलेक्टिव बार्गेनिंग के पहले मॉडल को लेकर, नाम है वॉल्टन एंड मैककर्सी थ्योरी, जो कि गिवन बाय, जिसके ऑथर हैं वो वॉल्टन एंड मैककर्सी हैं। और बुक कौन सी है जिसमें ये थ्योरी मेंशन्ड है? तो बुक है अ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लेबर निगोसिएशन, 1965 में बुक आई है। बार्गेनिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये एक सामाजिक प्रोसेस है। बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कुछ फैक्ट्री, कोई कंपनी
रन तो आखिर सोशल एनवायरनमेंट में ही कर रहा है। अब जब एक और टेबल पर मैनेजमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और दूसरी ओर लेबर यूनियन है, तो फिर कुछ कुछ मुद्दों को लेकर दोनों ही निगोशिएशन करेंगे, दोनों ही डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और तब जा कर के एक एग्रीमेंट बनेगा जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ये पूरी की पूरी थ्योरी का मेन जो आइडिया है वो बता रहा है कि किस तरीके से वार्ता होती है, किस तरीके से टेबल पर लोग अपने अपने डिमांड्स को लेकर के या टोटल अप्रोच के जरिए कि सारे मुद्दों पर एक साथ बात कर लेंगे। हो सकता है वर्कर्स चाह रहे हो कि उनका वेज बढ़ाया जाए, हो सकता है वर्कर्स चाह रहे उनका वर्किंग कंडीशन सही हो सकता है वर्कर्स का डिमांड बोनस को लेकर के है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर है, या पहले से ये बता देना पड़ता है मैनेजमेंट को या वर्कर्स को कि वो सारे डिमांड पर बात करने वाले हैं कि वन बाय वन हम एक एक मुद्दे को लेकर के डिस्कशन करेंगे। बिहेवियरल थ्योरी ओवरऑल बिहेवियर पर ही बेस्ड है, और किन दो लोगों के बिहेवियर पर, तो एक और वर्कर मैनेजमेंट है, एक और वर्कर है, दूसरी ओर मैनेजमेंट है, मतलब एक और एम्प्लॉय है और दूसरी ओर मैनेजमेंट है। अब दोनों ही जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है डिमांड को लेकर, वो बार्गेनिंग के वक्त में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका अप्रोच कैसा है, कितने पॉजिटिव है दोनों एक दूसरे के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर ऐसे केस में फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि भाई मुद्दा है तो फिर उसका तो सॉल्यूशन निकालना होगा। नहीं अगर हो पाता है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिवेंटिव मशीनरी है, अगर मैनेजमेंट डिमांड को नहीं मानता है तो फिर स्ट्राइक होगा, लॉकआउट होगा। तो बिहेवियरल थ्योरी कहता है कि ये जो पूरा का पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होता है, और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एम्प्लॉयर का और वर्कर्स का आपसी तालमेल का खेल है। दोनों का एक दूसरे के साथ सही अप्रोच होने से टेबल पर हम किसी भी मुद्दे को लेकर के बार्गेनिंग कर सकते हैं। मैं टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग पढ़ा दी हूँ, अगर आप वीडियो को सीरियली देखते हैं तो आपको ये टॉपिक और आसानी से समझ आएगा, लेकिन फिर भी आज मैं इस वीडियो में जो बताई हूँ उसको रिपीट करूँगी। वॉल्टन एंड मैकर्सी ने ये ऑब्जर्व किया कि पूरे के पूरे कलेक्टिव बार्गेनिंग के इस प्रोसेस में 4 सब प्रोसेस है। ये जो 4 पार्ट है, आप इसे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कह सकते हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग उन्होंने बताया है, इन सब के जरिए उनकी थ्योरी ये कहती है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है बार्गेनिंग को लेकर और एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है। आपको मालूम है कि यूनियन, जो वर्कर का यूनियन है, उसका जो गोल है और मैनेजमेंट का जो गोल है उसमें कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, लेकिन इस खींचतान के बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाना, कंसेंसस एड इडम होना, मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो नेसेसरी है। और जनरली देखा जाता है कि इसी कन्फ्लिक्ट के कारण, इसी डिसकंटेंटमेंट के कारण वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में फाइट चलता रहता है। वॉल्टन एंड मैकर्सी की थ्योरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के जितने भी मॉडल और थ्योरीज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब वॉल्टन एंड मैकर्सी की थ्योरी के अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं जो इम्पॉर्टेंट है और हमको उसको कंसीडर करना है, लेकिन धीरे धीरे करके हम समझेंगे। अब पूरी की पूरी ये स्टडी कहती है, मॉडल कहता है कि आखिर कैसे टेबल पर ये डिसीजन होता है, क्या वो प्रेशर होता है, क्या वो पॉलिटिक्स होती है जब एक और मैनेजमेंट बैठता है, दूसरी ओर वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो पहला जो
सब प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वॉल्टन एंड मैकर्सी ने जो बताया है। हम टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में इसको पढ़े हैं, अभी फिर बताऊंगी। तो पहला जो सब प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है। पहला तरीका क्या है बार्गेनिंग का? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इसको हम कंजक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं और जीरो सम गेम या जीरो सम बार्गेनिंग भी कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव या कंजक्टिव बार्गेनिंग है, ये बार्गेनिंग साफ साफ कहता है कि दोनों ही पार्टीज, एक और मैनेजमेंट है, दूसरे साइड में वर्कर है, अपने अपने रिस्पेक्टिव गेन को ओन करना चाहते हैं। दोनों ही पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि गेन में रहे। तो एक तरीके का कंपटीशन होता है दोनों पार्टी में। वर्कर्स बोलते हैं कि उनका वेज बढ़ाया जाए, लेकिन डटा रहता है मैनेजमेंट, कहता है नहीं भाई, तब तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कटिंग के लिए वेज तो कम करना होगा। तो दोनों ही पार्टीज में एक कॉम्पिटिटिव निगोशिएशन होता है, जहां दोनों ही पार्टी चाहती है कि वो जीते बार्गेनिंग में। तो इसके लिए एक फ्रेज है, एक कीवर्ड है, योर गेन इज माई लॉस एंड माई गेन इज योर लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स के वेजेज को बढ़ा दिया जाता है तो मैनेजमेंट को भाई झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का तो लॉस हो गया, लूज कर गया। ये जो डिस्कशन है, ये डिबेट है, तो मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। गेन हो गया किसका? वर्कर्स का। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स का वेज नहीं बढ़ता है तो फिर मैनेजमेंट जो है वो जीत जाती है, वो विन करती है। तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और विन लूज वाला कंडीशन होता है भाई। अब क्या क्या टैक्टिक्स है जब ऐसी बार्गेनिंग होती है? जनरली वेज को लेकर होती है। अब इसमें जो निष्कर्ष है, तरीका जो है जिसके सहारे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होता है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की, वो बताता है कि यूनियन में, वर्कर्स यूनियन में और मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट है, खींचतान है, और दोनों ही पार्टी चाहती है कि वो अपने अपने फायदे में रहे। वर्कर अपना फायदा सोचेगा, मैनेजमेंट अपना फायदा सोचेगा। तो एक तरीके से ये इसमें कंपटीशन है। अब वर्कर्स अगर वेज को बढ़ाने का डिमांड कर रहा है तो वो क्या टैक्टिक्स बार्गेनिंग में अपनाएगा? तो धमकी देगा, जाइए आप वेज नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। या धमकी में डेडलाइन दिया जाएगा, अगर इतने समय में आप हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग जो हैं छोड़ देंगे काम। और कई बार पोजीशन की धमकी भी दी जाती है एक दूसरे को। एम्प्लॉयर कहता है कि बिना हमारे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी पूरी की पूरी वेज हम पर डिपेंड करती है, हमने तुमको काम दिया है। तो फिर वर्कर्स भी ये बात बताता है कि हम लोग जा रहे हैं, आपको जिससे काम करवाना है करवा लीजिए। ये जो कॉन्फिडेंस है ये यूनियन के कारण होता है, क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। वो कॉन्फिडेंस आज भी ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग है, जहां खुलकर लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज जो हैं अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। तो दोनों ही पार्टीज विन लूज आउटकम में घिरी रहती है। दोनों का ही काम है भाई कि हम जीते, हम जीते। जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है उसी का नाम कंजक्टिव बार्गेनिंग है, उसी को हम जीरो सम बार्गेनिंग कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग में मैं बता चुकी हूँ। दिया किसने? वॉल्टन एंड मैकर्स की थ्योरी में ये 4 सब प्रोसेस के नाम से मेंशन्ड है। दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जिसको हम, दूसरा नाम इसका है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग।
यहाँ मैनेजमेंट और वर्कर मोल भाव करते तो हैं, लेकिन इनकी जो नीयत होती है, इनकी जो सोच होती है, वो कलेक्टिव एफर्ट की होती है। दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो ये कोऑपरेशन कब होगा? तो जब कोई कंपनी क्राइसिस में चल रहा हो, जब कोई कंपनी नुकसान में हो, लॉस में हो, तो दोनों ही पार्टी जो है एक साथ बैठकर बार्गेन करती है और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल, अगर लंबे समय से प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, तो फिर दोनों ही पार्टीज कहती है कि चलिए काम के पैटर्न को, शिफ्ट को ज़रा चेंज करके देखते हैं, कुछ बदलाव आ जाए। तो यहाँ दोनों पार्टी को ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जहाँ एम्प्लॉयर खुलकर बताता है कि कंपनी क्राइसिस में है, शॉर्टेज में हम चल रहे हैं, स्टाफ हमारा नहीं है, तुम लोगों को कोऑपरेट करना होगा। तो ये अप्रोच जो है बहुत प्रोडक्टिव है और कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के राइट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और समझदारी से काम लेती है। यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता, हाँ भाई मालिक तो खुलकर बताएगा ना, तभी तो कोऑपरेट करेगा वर्कर। और फिर जब दोनों ही टेबल पर बैठते हैं तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाता है जो दोनों ही पार्टी को फायदा दे। तो यहाँ विन विन आउटकम है। अगर अच्छा होगा तो दोनों का होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वर्कर का वेज बढ़ेगा। और यहाँ बेसिकली जो नियत होता है वो कोऑपरेट करने का होता है। अब यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी लड़ाई नहीं है, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वेज नहीं बढ़ाया, हम वो ओवर टाइम कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली दोनों पार्टी एक दूसरे को कोऑपरेट करती है और कोऑपरेशन के साथ बार्गेनिंग करती है। यहाँ कोई विन और लूज वाली बात नहीं है, यहाँ बेसिकली कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए जॉइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, खुल करके एम्प्लॉयर कहता है कि तुम लोग आइडिया दो, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट नज़र आता है। अभी हम लोग नुकसान में चल रहे, कोविड का टाइम याद कीजिए। अगर कोविड के टाइम में एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स सपोर्ट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, तो कितनी कंपनियां जो है, वैसे बहुत सारी कंपनियां नुकसान में रही, बंद हुई, हालत ही खत्म हो जाती, सबकी हालत ही खराब हो जाती। तब वहाँ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जिसको कोऑपरेटिव बार्गेनिंग कहते हैं, वो नजर आया। थर्ड जो है ये अलग है, ये टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग में हमने नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनेंगे। एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। ये बार्गेनिंग एक तरीके की ऐसी बार्गेनिंग है जिसका काम रिलेशनशिप पर फोकस करना है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। यहाँ दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करती है, दोनों एक दूसरे के राइट को, हक अधिकार को रिस्पेक्ट देती है, लेबर की डिग्निटी का सम्मान होता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाया जाता है दोनों ही पार्टीज में। तो लॉन्ग टर्म हमारा रिश्ता मेरी इंडस्ट्री के साथ, फैक्ट्री के साथ अच्छा रहे, एटीट्यूडनल बार्गेनिंग में कोशिश यही होती है। तो माहौल में फ्रेंडलीनेस हो, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर ट्रस्ट करे, दोनों ही रिस्पेक्ट करे और कोऑपरेशन करें। बिल्कुल आपको लगता होगा इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का है, लेकिन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में खुलकर ये बात नहीं लिखी गई थी कि रिलेशनशिप जो है उस पर प्राइम फोकस है। एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग ये कहता है कि बार्गेनिंग जो है दोनों पार्टी में हो भाई ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, फ्रेंडलीनेस हो, कोऑपरेशन हो। अब कैसे ये हो पाएगा? तो जब हम टैक्टिस क्या है, लॉन्ग टर्म रिश्ता कहीं पर चले, लंबा चले, उसके लिए क्या तरीका है? तो एक दूसरे को सुनना होगा भाई, लिसनिंग एक बहुत बड़ा टूल साबित होगा। रिस्पेक्टिंग रोल्स, जो जैसा काम कर रहा है उसके रोल को एप्रिसिएट करना होगा, टीम बनाना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक हैप्पी फैमिली समझना होगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पी फैमिली समझना होगा, ये एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग की डिमांड होती है।
मतलब दोनों ही पार्टीज को, एक और वर्कर्स है दूसरी और मैनेजमेंट है, दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे का साथ देना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। अब लास्ट जो है वो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, खुद से। तो ये बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस है निगोसिएशन का, जहाँ निगोसिएशन अपनी ही पार्टी में हो रहा, मतलब यूनियन के जो लोग हैं, वर्कर्स यूनियन के लोग हैं या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सभी एक दूसरे सदस्यों से उनकी राय जान रहे हैं, एक दूसरे को यूनिफाइड कर रहे, एक दूसरे का साथ को और मजबूत कर रहे हैं, संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, सबकी बातों को सुना जा रहा है। एक इंटरनल प्रोसेस है। तो ये फाइनल सब प्रोसेस है वॉल्टन एंड मैककर्सी थ्योरी की इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, जहाँ फोकस होता है कि इंट्रैक्शन हो पाए अपने ही मेंबर्स के बीच में, यूनियन से हो जाए, मैनेजमेंट से हो जाए, और अंदर में जो हमारी टीम के जितने भी और अदर एम्प्लॉय हैं उन सब के साथ हमारा जो इक्वेशन है वो सुधरे। ये क्यों यूनिफिकेशन ज़रूरत है? ये इसलिए ज़रूरत है कि जब हम निगोसिएशन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाए। यूनियन वर्कर का जो यूनियन है उसके बाकी मेंबर कहे कि नहीं नहीं, रिप्रेजेंटेटिव तो अपने मर्जी से बोल रहा है, हमारा तो ये डिमांड ही नहीं था। तो सारी पार्टीज को ये बताना कि हम लोग एक हैं, इंटरनल अपने टीम को मजबूत करना, ये है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। अपने लोगों को एक साथ लाना, एकजुट करना, उनकी बातों को सुनना और फिर बार्गेनिंग करना। अब टैक्टिक्स यही है कि अब ग्रुप में लोग हैं तो ग्रुप में तो थोड़ा भाई खींचतान होगा, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट को, उस रिफ्ट को एक साथ करना, सबको एक साथ जोड़ना, ये बड़ा टफ टास्क होता है। तो यहाँ पर बार्गेनिंग तो होगा भाई मैनेजमेंट के साथ, लेकिन पहले अपने लोग को समझा लेना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर यूनियन का, वो अपने ही यूनियन के मेंबर को अग्री कर ले कि भैया वेज को लेकर के बात कर लेंगे, कि पहले सेफ्टी को लेकर के बात कर लेंगे कि क्या करना चाहिए, बताओ तुम लोग, सब साथ में एक साथ हो करके, जैसे एक टीम एफर्ट होता है जहाँ सबकी राय मैटर करती है। अब अगर एक का भी नहीं सुना गया तो खुद ही आपस में ही लड़ के मर गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आपस में ही लड़ के मर जाना। तो बार्गेनिंग करेंगे मैनेजमेंट के साथ, लेकिन पहले खुद तो एकदम समूह में आ जाएंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो ये फाइनल आउटकम है। तरीका क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो परसुएट करना होगा रिप्रेजेंटेटिव और जितने भी एम्प्लॉय हैं, एक दूसरे से जो भी गोल है हमारा, जो हम बार्गेन करना चाहते हैं जिन जिन इशूज़ पर, एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा, कन्विंस करना होगा। ग्रुप में भी कुछ बातों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना होगा, सुनना होगा। जो अच्छे आइडियाज़ को दे रहे हैं उसको वेलकम करना होगा। और अंदर में जो आपसी पहले से झंझट है, वर्कर का नहीं बन रहा है, ये सब कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा, तभी ना भाई यूनिटी आएगी। तो ये भी इंटरेस्टिंग बार्गेनिंग है, जहाँ बात हो रही है कि पहले अपने आप को मजबूत कर लो फिर बार्गेनिंग करना। ये है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, वॉल्टन एंड मैककर्सी की। तो थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो ये थ्योरी बताती है कि निगोसिएशन किस तरीके से सफल होता है, और जो पार्टीज है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का हालत सही नहीं है तो फिर चढ़कर काम नहीं निकलेगा। हमें कॉपरेट करना होगा, तो उसके लिए कॉपरेटिव बार्गेनिंग है। अगर कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग करना है वेज को लेकर के, तो उसके लिए हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है। अब अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको एकजुट करना, अपने टीम को यूनिफाइड करना, तो खुद को पहले मजबूत कर लो, फिर ना युद्ध करोगे, फाइट करोगे। तो फिर उसके लिए इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग है। और पॉजिटिव एटीट्यूड करो,
दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडलीनेस लाना होगा, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन करना होगा, वो हो गया एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मजबूत करना, यूनियन मैनेजमेंट का दोस्ती बढ़े, सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, ऐसा ना हो कि वर्कर जो है मूर्ख की तरह, जो वर्कर्स यूनियन है वो मूर्ख की तरह छोटे छोटे गेन पर चले जाएं और लंबा लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचे ही नहीं। तो छोटे गेन पर नहीं जाना है, फ्यूचर में ऐसी बार्गेनिंग करना जिसका फ़ायदा भी हमको मिल पाए, तो सोच समझकर बार्गेनिंग करने की बात है। तो बिल्कुल ये साइकोलॉजी का खेल है, ग्रुप डायनेमिक की बात करता है भाई। अंदर अपनी टीम को कैसे मजबूत करेंगे? जो ग्रुप है, ग्रुप में लोग तो अलग अलग पर्सनालिटी है, सबकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबको दोस्ती करना, अपने संगठन को मजबूत करना क्या आसान है? तो अपने ही अंदर अंदर पार्टी को वर्कर भी मजबूत कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कर रहा है। तो ये जितने भी बार्गेनिंग की टाइप है आज भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्री में यूज होती है और इसके जरिए कन्फ्लिक्ट को कम किया जाता है। तो मॉडर्न वर्क इन्वायरमेंट में भी लेबर यूनियन के सेटलमेंट के लिए, पॉलिटिकल निगोसिएशन के लिए, कॉरपोरेट निगोसिएशन के लिए वॉल्टन एंड मैकर्सी की थ्योरी बहुत अच्छी शानदार थ्योरी है, जो बहुत क्लियर कट है। जब उन्होंने बिहेवियरल थ्योरी दी है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बार्गेनिंग हो। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक बशीर बद्र साहब का बहुत फेमस कोटेशन है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एकदम एक्यूरेट वॉल्टन एंड मैकर्सी की थ्योरी है। उन्होंने जो टाइप ऑफ बार्गेनिंग दिया, जो दो आप पढ़ते भी हैं टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग में, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में भाई कॉम्पिटिटिव है, विन लूज वाला है, दोनों ही अपने अपने गेन को मैक्सिमाइज करते, दोनों ही चाहता है, वर्कर वेज बढ़ाना चाहता है, मालिक जो है कॉस्ट कटिंग चाहता है। इंटीग्रेटिव मतलब कोलैबोरेटिव, वही है कोऑपरेटिव, ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भाई। कोविड आ गया तो आ गया, इसका क्या मतलब है? हम लोग साथ मिलकर प्रोडक्टिव होंगे, साथ मिलकर एकदम विन विन सिचुएशन में रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं होने देना, प्रॉब्लम को खत्म करना है। अब एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग रिलेशनल है, रिलेशनशिप पर बेस्ड है, बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, ताकि लंबे समय के लिए फायदा हो। जिसको हम कहते हैं ना कि बात करने का ढंग होता है, सिर्फ आवाज ऊंची कर लेने को ही नहीं कहते हैं। तो प्यार से, मोहब्बत के साथ भी बार्गेनिंग किया जा सकता है वॉल्टन के अनुसार। और लास्ट है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरनल अलाइनमेंट। तो जितनी भी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में जो यूनियन के अंदर जितने भी हमारे वर्कर है, वो सब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं भाई। वर्कर क्लास है, उसका स्ट्रगल है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन सबकी बातों को छान छान करके सबको एक करना। वर्कर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही कि वो टुकड़े टुकड़े में बटे रहे, अनऑर्गेनाइज्ड रहे, उनको एक साथ लाना। अब सब वर्कर तो एजुकेटेड नहीं ना, सबका तो दिमाग एक जैसा नहीं चलेगा। तो वॉल्टन एंड मैकर्सी का कहना है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यही 2 बार हो गया है। आप इस तरीके से कंपैरेटिव चार्ट की तरह भी लिख सकते हैं। कॉपी का प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ और भी थ्योरीज हैं। बार्गेनिंग रेंज थ्योरी है, इसके अलावा एक है चेम्बरलिन की मॉडल, हिक्स बार्गेनिंग भी है, पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा मार्क्स की भी है, कार्ल मार्क्स की भी। चलिए इतना ही, इसको अच्छे से करेंगे।